नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली। हमारी जो है कॉलेज लेक्चरर और स्कूल व्याख्याता शिक्षक सेकंड ग्रेड इस भर्ती परीक्षा को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे और आज हमारी जो अगली टेस्ट सीरीज है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित थी। अभी हम लोग क्या है कि कुछ व्याकरण से संबंधित और बात करेंगे, साथ में काव्य शास्त्र की भी बात करेंगे और हिंदी भाषा की भी बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कितने चरणों में पूरा हुआ था? देखिए, इस पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1923 ईस्वी में। तो इसका क्या है कि आयोजन हुआ था 1923 ईस्वी में, जो है 1923 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन से अर्थ होता है शुरुआत। आयोजन से अर्थ क्या होता है? शुरुआत है। चूंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी की कक्षा शुक्ल जी को जो मिली थी 1922 ईस्वी में मिली थी और शुक्ल जी ने क्या है कि कुछ छात्रोपयोगी नोट्स बनाए थे क्लास में पढ़ाने के लिए। तो उन्हीं नोट्सों से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत 1923 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं 1928 ईस्वी में। 28 ईस्वी में नागरी प्रचारणी साहित्यिक पत्रिका थी, तो उसमें कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। हम इसके ये देख रहे हैं कि ये कितने जो है चरणों में पूरा हुआ था। पूरा होने की बात हो रही है, प्रकाशित की नहीं हो रही। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये प्रकाशित हुआ था और 1929 ईस्वी में ही ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। अब ये सवाल कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कहना है कि ये 4 चरणों में पूरा हुआ था। हालांकि 1940 ईस्वी में जो है ये संशोधित और परिवर्तित प्रूफ हमारे सामने आता है, लेकिन चूंकि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में ही आ गया था और अब इसलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहना है कि ये जो है 4 चरणों में प्रकाशित हुआ था। कितने में? 4 में। चूंकि ये एक प्रमाणिकता है, लेकिन 1940 ईस्वी में ये क्या है, संशोधित और परिवर्तित, इसका रूप भी हमारे सामने आया था। तो आपको जो निशान लगाना है वो 4 चरणों पर ही लगाना है, चूंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था। तो इसलिए आपको 4 चरणों पर इसमें निशान लगाना है। अगला सवाल है, देखिए, दूसरा सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास के संदर्भ में किसका मत है कि उनके सामाजिक चिंतन का केंद्रीय तत्व है लोकवाद? ठीक है, किसका मत है कि उसके जो सामाजिक जो चिंतन का केंद्रीय तत्व है वो क्या है? लोकवाद है। अब ये जो डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकृपाल पांडे, डॉक्टर रामपाल सिंह है, ठीक है, चारों ही इन्होंने ही आलोचक हैं और शुक्ल जी के इतिहास पर अपने अपने मंतव्य दिए हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तो इसे आदर्श जो है साहित्य इतिहास की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकृपाल पांडे जो है, ये इनका मत है। कई बार ये सवाल आ जाता है एग्जाम में। अगले सवाल की तरफ हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, तीसरा सवाल है, साहित्य जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। शुक्ल जी ने शब्द सागर की भूमिका में जब साहित्य इतिहास को प्रकाशित किया तो संचित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया था? संचित एक शब्द जो है हिंदी साहित्य का विकास, जब हम लोग देखते हैं, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से, 1929 ईस्वी में ही ये क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। तो पहली बार जो है जो हिंदी साहित्य का विकास है उसमें संचित शब्द है, लेकिन जब हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से आया था तो संचित की जगह शुक्ल जी ने क्या है कि स्थायी शब्द कर दिया था। ठीक है, जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया था? संचित आया है इसमें, लेकिन जब क्या है कि हिंदी साहित्य, देखिए, साहित्य इतिहास को प्रकाश किया तो संचित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, किसका? स्थायी का किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दोबारा से सवाल को देखिए, साहित्य जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। शुक्ल जी ने शब्द सागर की भूमिका में जब साहित्य इतिहास को प्रकाशित किया
तो संचित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया था? किसका किया था? स्थायी शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये सवाल कई बार इस तरह के एग्जाम में आ जाते हैं। अब देखिए, कॉलेज लेक्चरर के उद्देश्य से ही साहित्य के अंतर्गत सांस्कृतिक भाव होते हैं, किसका मत है? साहित्य के अंतर्गत सांस्कृतिक भाव होते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध का ये मत है। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, 5वां सवाल है, देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया? पुरानी हिंदी तो क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नागरी प्रचारणी सभा से एक किताब प्रकाशित है जिसका नाम है पुरानी हिंदी, और वो 2 भागों में है। कई बार शिक्षक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल आया हुआ है कि अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी जो अपभ्रंश जो साहित्य का रूप धारण कर रही थी वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पुरानी हिंदी को ये जो है प्राकृत भाष नाम वो देते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है 6ठा सवाल है, देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य के विकास लिखा था तो उसमें क्या है कि फुटकल जो रचनाएं थी, जो कवि थे विद्यापति और अमीर खुसरो का जो चैप्टर जुड़ा हुआ है, ये हिंदी साहित्य का विकास में नहीं था। और शुक्ल जी का जब हिंदी साहित्य का विकास जब आया था तो उसमें जो है सिद्ध साहित्य पर भी बात नहीं की थी। ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में ही, ये दोनों चैप्टर तब जोड़े गए थे। फुटकल रचना वाले जो चैप्टर हैं, चाहे वो भक्ति काल के हों, चाहे ठीक है अन्य सगुण मार्गी भक्त कवि हों, ये सारे के सारे क्या है हिंदी साहित्य का विकास में तो मिलते नहीं है, बाद में ये जोड़े गए थे। अब इन्होंने विद्यापति को क्या कहा था? श्रृंगारिक कवि कहा था। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अप्रूप का कवि कहा था। अगले सवाल की तरफ चल रहे थे, देखिए 7वां सवाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त संतों को क्या कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त संतों को क्या कहा था? लोकवादी। ठीक है, भक्त संत से मतलब यहां पर क्या है, जो निर्गुण संत थे। जो कौन से थे? निर्गुण संत से। भक्त संतों से अर्थ किससे है? निर्गुण संतों से। शुक्ल जी ने उन्हें क्या कहा था? लोक विरोधी कहा था। क्या कहा था? लोक विरोधी कहा था। अगले सवाल की तरफ देखिए, 8वां सवाल है। किस विद्वान का मानना है? ये थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, बोर्ड में वापिस आ गया है, कल भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। अब देखिए, किस विद्वान का मानना है? विद्वान का मानना का मत है सगुण मार्गी शास्त्रीय मिथकों को जीवित कर रहे थे, तो निर्गुण मार्गी बैठी ठाली साधुता रूढ़िग्रस्त काव्य परंपरा व्यवस्थावादी भाषा पर चोट कर रहे थे। किसका मत है ये? अब ऐसे मत जो है आपने पढ़ा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, उसकी कभी कबीर पुस्तक पढ़िए, कबीर, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। और उनकी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास वो पढ़िए, हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़िए, अच्छी किताबें हैं। तो ये किसका था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगले सवाल की बात कर रहे थे हम लोग, देखिए 9वां सवाल है। केशव दास को हिंदी का मिल्टन किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और अब की बार राजस्थान के भी किसी न किसी, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, उसमें आने की पूरी संभावना है कि केशव दास को हिंदी का मिल्टन किसने कहा था, ठीक है। अब कई बार इसका क्या है कि कुछ बच्चे जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन लगा जाते हैं, जो भी कि गलत है। ये क्या है, मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु जो विनोद लिखा है उसमें लिखा है, ठीक है। किसका है ये? मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद लिखा है उसमें ये उल्लेख हमें मिलता है। अगले सवाल की तरफ बात कर रहे थे, देखिए किस विद्वान का मत है, यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति व चित्रीय और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे।
जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। दृष्टि नहीं थी, पकड़ तो थी लेकिन दृष्टि नहीं थी। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। अच्छा, ये कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है उसमें लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में ये कथन लिखा हुआ है कि एक बार जो है केशवदास तुलसीदास से मिलने के लिए गए थे, और उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि ये दोनों समकालीन थे। हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है, तो जब तुलसीदास जी से मिलने गए थे तो तुलसीदास ने इन्हें प्राकृत कवि की संज्ञा दी। कई बार ये आ जाता है, तो ये क्षुब्ध होकर वहां से आए और इन्होंने क्या है, रामचंद्रिका लिख डाली। अब रामचंद्रिका के आधार पर शुक्ल जी ने कहा कि भाई इनको जो है, ठीक है, इनमें जो गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं गई थी, तो और वो क्या है कि अलंकार, छंदता, आचार्य बनने की उसमें राह पर निकल चुके। तो ये शुक्ल जी का ये कथन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई हम केशवदास की जब बात करेंगे तो वहां पर ये चर्चा करेंगे कि इसको प्राकृत कवि की संज्ञा किसने दी थी, और प्रथम आचार्य की संज्ञा जो दी थी केशवदास को वो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने कहा था, और यहीं से उसकी शुरुआत मानी थी। आचार्य शुक्ल जी ने भी ये कहा है, लेकिन रीति परंपरा की शुरुआत जो है चिंतामणि से मानते हैं शुक्ल जी। प्रथम आचार्य की संज्ञा केशवदास को देते हैं। अगले सवाल है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संशोधित संस्करण में किन दो छायावादी कवियों पर विस्तार से लिख रहे थे? किन दो कवियों पर, छायावादी कवि जो थे उन पर विस्तार से लिख रहे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उसकी क्या है कि आलोचना की। हालांकि शुक्ल जी के बारे में भी यही कथन हो सकता है कि उन्होंने छायावाद के मार्मिक प्रसंगों की शुक्ल जी ने पकड़ नहीं थी, अर्थात पकड़ा नहीं, ठीक है, लिख रहे थे, परंतु शुक्ल जी की मृत्यु हो गई। शुक्ल जी की मृत्यु हो गई और वह कार्य अधूरा ही रह गया। किन दो छायावादी कवियों पर लिखना चाह रहे थे? अब निराला और जो है महादेवी वर्मा, इन दो कवियों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है लिखना चाह रहे थे 1940 ईस्वी में, ठीक है, संशोधन उसमें, ठीक है, लेकिन ये उनका काम अधूरा ही रह गया क्योंकि उनकी क्या है कि मृत्यु हो गई थी शुक्ल जी की, ठीक है, 41 में। आगे चल रहे थे हम लोग। देखिए जो है 12वां सवाल है, आदिकाल को संधि काल, आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम किसकी देन है? अब देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास एक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास एक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो इन्होंने क्या है कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी। हालांकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा से पूर्व में जो है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन जो है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा नाम दे चुके थे, लेकिन ये कई बार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के संदर्भ में आरपीएससी ने पूछा है। लेकिन वहां पर अगर डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन दोनों का नाम आ जाता है, दोनों का नाम आ जाता है, तो आप जो है फिर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन लगाएंगे, और अगर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन का नाम नहीं होता है तो वहां पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप लगाएंगे। अगला सवाल है, देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर रसाल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। वीरगाथा काल आदिकाल को किसने दिया था? किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो देश भाषा का काव्य है, कौन सा? देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य है जो, जिसका शुरुआत इन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक मानी है शुक्ल जी ने। तो उसी वीरगाथा, इसको जो है देश भाषा का जो काव्य था, इसी को क्या है कि इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। तो आचार्य रामचंद्र, हालांकि आदिकाल भी जो है शुक्ल जी का ही दिया हुआ नाम है। आदिकाल से तो वो क्या है कि उसकी शुरुआत मानते हैं और उसको आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते, मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर, मुख्य विशेषता के आधार पर। अगला सवाल है, देखिए, देखिए जो है 14 नंबर एक सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
का हिंदी साहित्य का इतिहास शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, तो आपको तो पता ही है, पहले इस पर हमारी बात हो चुकी है कि हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये प्रकाशित हुआ था। किससे हुआ था? ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये प्रकाशित हुआ था। अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे थे। देखिए, असंगत जोड़ा है, इनमें एक जोड़ा गलत है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन, ये तो पूछा भी जाता है राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, सिद्ध साहित्य को स्थापित करने का काम किया था इन्होंने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आदिकाल शुक्ल जी, ये गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है यहाँ पर शुक्ल जी नहीं होकर क्या होना चाहिए था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहां पर होना चाहिए था। अगला सवाल है, देखिए 16वां सवाल है। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा से पूर्व, देखिए आ गए जिस सवाल की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा से पूर्व आदिकाल का नामकरण चारण काल किसने रखा था? आदिकाल का नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा से पूर्व जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का कहना था कि जो है 13 चारण कवि हुए थे और वो राजाओं के दरबार में राजाओं के आश्रित रहते थे और उनकी जो है उनका यशोगान करते थे। तो और ये चारण जाति के थे, इसलिए डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जो है एक इस आधार पर, चारण जाति के आधार पर इसको डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी थी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बात कर रहे थे, जिसे 17वां सवाल है। देखिए, अपभ्रंश भाषा का उद्धारक किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का उद्धारक किसे माना जाता है? ठीक है, अपभ्रंश भाषा का उद्धारक, उद्धारक का मतलब होता है उसके स्थापित करने वाला। राहुल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरप्पा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो नहीं माना जाता, सरप्पा को भी नहीं माना जाता, ये तो कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो जो जैन साहित्य पर जो सबसे बड़ा काम किया है वो जैन साहित्य पर किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कहना है, ये मत है कि जो है आदिकाल में अगर कोई प्रमाणिक साहित्य है तो वो क्या है कि जैन साहित्य है, तो वो तो जैन साहित्य के उद्धारक माने जाते हैं। तो ये तो जो है राहुल जी इसके उद्धारक माने जाते हैं। अगला सवाल है, देखिए 18वां सवाल है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? अच्छा, एक किताब है हिंदी काव्य धारा, आप तो जानते होंगे, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन की किताब है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। तो उसी में क्या है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। ठीक है, तो कौन हो गए? पंडित राहुल जी हो गए, इन्होंने इसको क्या है कि संज्ञा दी है। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य को प्राचीन काल, हिंदी साहित्य को प्राचीन काल और आधुनिक काल दो भागों में विभाजित किसने किया था? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर रामखेलावन पांडे। ठीक है, रामखेलावन पांडे, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, राहुल पंडित। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, दो भागों में किसने किया था? एक प्राचीन काल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका तो याद होगा आप लोगों को, ये किताब किसकी है, मैंने बातचीत भी करी थी इस पे, तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की, तो इन्होंने किया था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बात कर रहे थे। देखिए 20वां सवाल है, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? जॉर्ज गियर्सन ने, मिश्र बंधुओं ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दी थी? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने आदिकाल को, ठीक है, स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये सवाल जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ये कई बार क्या है कि आरपीएससी ने पूछ लिया है।
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई बार इस सवाल को पूछ लिया है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी। भक्ति काल को, ठीक है, स्वर्ण युग की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने। इनका यह कहना था कि 8वीं शताब्दी में नेस्टोरियन ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आ गए थे और उनका प्रभाव क्या है कि यहाँ के संतों पर पड़ा और उन्होंने मुख्यतः उन्होंने रामानुजाचार्य का नाम लिया है और फिर यहाँ पर भारत में क्या है कि भक्ति का उदय हुआ था। तो ईसाई मत के प्रभाव के कारण इसको क्या है कि भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो आज के ये 20 सवाल आपके एग्जाम में आने लायक और वही सवाल इंपॉर्टेंट जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो एग्जाम में आ जाए। ज़्यादा सवालों का क्या है कि उतनी संख्या नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके कॉलेज लेक्चरर अगर इन सवालों को पढ़ लेंगे तो इनके आसपास आएगा जो वो भी आप कर देंगे। कल हम लोग क्या है कि अगले उस पर बातचीत करेंगे। आज इतना ही, ठीक है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।